हेलो गाइस, दिस इज श्रीओम सिद्धांत। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मूल कॉन्सेप्ट को। लेकिन उससे बताने से पहले कुछ बातें। केमिस्ट्री की जो शुरुआत होती है उसमें हम लोग जानते हैं 3 पार्ट होते हैं: फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसे हम लोग जनरल फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जनरल फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। उसी तरह से ऑर्गेनिक के लिए हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और इनऑर्गेनिक के लिए बच्चों हम लोग जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो जनरल फिजिकल केमिस्ट्री की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं, मतलब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का बेस तैयार करेंगे यहाँ पे आकर के हम लोग। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जीपीसी, जनरल जनरल फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले देख लेते हैं कि जनरल फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं। कुछ टॉपिक्स देख लिया जाए, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, वो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। मोल कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग एक जो पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में इसका पूरी तरह से फ्रिक्वेंट यूज है। तीसरी चीज़ जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं, उसमें हम लोग पढ़ लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जिसे तुम लोग ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हो। रिएक्शन को मैं सिंबॉलिकली इस तरह से लिख सकता हूँ। तो रिडॉक्स रिएक्शन इसका हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो चौथी टॉपिक हम लोगों को पढ़नी चाहिए, दैट इज़ कंसंट्रेशन टर्म्स। कई तरह के कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। एक होते हैं जो जिससे हम लोग सॉल्यूट का अमाउंट निकालते हैं सॉल्यूशन में। कुछ स्पेशल भी होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लंबा चौड़ा होता रहता है ये। इसमें काफ़ी तरह के यूनिट हम लोग देखने को पड़ते हैं, और सारे यूनिट मैं इसमें पढ़ाऊँगा तुम लोगों को। ठीक है। और उसके बाद पाँचवा जो हो जाता है, दैट इज़, इतना पढ़ने के बाद हम लोग आ जाते हैं केमिकल रिएक्शन पे। और जो पहला केमिकल रिएक्शन के ऊपर हम लोग केमिकल एनालिसिस करते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री स्टोइक्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे। स्टोइक्योमेट्री पढ़ने के बाद हम लोग, क्या होता है स्टोइक्योमेट्री, हम लोग तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। जो छठी बात हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं बच्चों, ग्रेविमेट्री। ग्रेविमेट्री उसी तरह से ये क्या है हम लोग सब जानेंगे तो देखेंगे। तो ग्रेविमेट्री के बाद हम लोग साथ में आ जाते हैं हम लोग स्टैकोमेट्री में हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे मान लेते हैं इसी में हम लोग परसेंटेज यील्ड निकालना सीखते हैं। ये क्या होता है वो सब तो वहाँ पे हम लोग सीखेंगे। उसी उसी में हम लोग एटॉमिक वेट क्या होता है, और एवरेज एटॉमिक वेट क्या होता है, एंड एवरेज एटॉमिक वेट क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, और एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे इम्पीरिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। इम्पीरिकल इम्पीरिकल EMPIRICL इम्पीरिकल फॉर्मूला देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। उसी तरह से इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग देख लिया करेंगे। तो परसेंटेज यील्ड है, एटॉमिक वेट और एवरेज एटॉमिक वेट है, मॉलिक्यूलर वेट और एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है, इम्पीरिकल फॉर्मूला है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग, काफ़ी सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं। फिर हम लोग ग्रेविमेट्री पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर पढ़ लेते हैं वॉल्यूमेट्री। वॉल्यूमेट्री जो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, जिसे हम लोग टाइट्रेशन के नाम से भी जानते हैं, टाइट्रेशन भी कह सकते हो इसको। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं, आखिरी में हम लोग पढ़ लेते हैं एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। थोड़ा एसिड बेस भी जान लेंगे तो स्टोइकोमेट्री हम लोग का स्ट्रांग हो जाएगा। एसिड बेस के कॉन्सेप्ट भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। एसिड बेस के कॉन्सेप्ट तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बेसिक बेसिक बात करेंगे, ज़्यादा नहीं, इन जनरल।
और फिर कुछ बातें हम लोग 11th में एक टॉपिक होता है, एक चैप्टर होता है फिजिकल में, आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ही देखेंगे। तो टोटल 8 टॉपिक हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ मोल कॉन्सेप्ट पे। ओके, रेडी, लेट्स गो। मोल कॉन्सेप्ट, चलिए अब यहाँ से हम लोग आराम आराम से देखते हैं क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले एक बात, जब भी मैं केमिस्ट्री में सब्सटेंस टर्म की बात करूँगा, जब भी मैं सब्सटेंस वर्ड का इस्तेमाल करूँगा तो क्या समझोगे इसका तुम लोग, क्या मतलब समझ में आएगा? तो जब भी मैं तुम लोगों को सब्सटेंस बोलूँगा तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या तो मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, या तो मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, और या तो मैं रेडिकल की बात कर रहा हूँ। एलिमेंट, कंपाउंड या फिर रेडिकल की बात कर रहा हूँ मैं। तो सब्सटेंस जब भी मैं बोलूँगा, या तो मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, या तो मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, या तो रेडिकल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो एलिमेंट क्या होता है, तो जितने भी अनकम्बाइंड फॉर्म होते हैं, अनकम्बाइंड एग्जिस्टेंस जो होता है उसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं, और जो कंबाइंड फॉर्म होता है दैट इज कंपाउंड। तो अनकम्बाइंड फॉर्म होते हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, दैट इज, ये सब क्या है, सारे अनकम्बाइंड हैं, अनकम्बाइंड। उसी तरह से अगर मैं हाइड्रोजन के कंपाउंड की बात करूं तो मैं कह सकता हूं H2O के लिए O2 मैं कह सकता हूं, और O के लिए मैं O3 भी कह सकता हूं, ओजोन गैस होते हैं। और मैं H और O को मिला दूं तो मैं H2O भी बोल सकता हूं। तो ये सब वैसे कंपाउंड हैं जो किससे बन जाते हैं बच्चों, H और O से बनते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे कंबाइंड होती हैं, कंबाइंड। कंबाइंड मतलब बॉन्डेड, अनकम्बाइंड मतलब नॉन बॉन्डेड, फ्री। ये बॉन्डेड नहीं है किसी दूसरे एटम से, ये आपस में ही बॉन्डेड हैं, दो एटम में ये भी आपस में बॉन्डेड हैं, ये भी आपस में बॉन्डेड हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में बॉन्डेड हैं। तो यह कंबाइंड फॉर्म हो गया, ये अनकम्बाइंड फॉर्म हो गया। और जितने भी चार्ज्ड फॉर्म होते हैं उसे हम लोग रेडिकल्स में पढ़ते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ हाइड्रोजन विथ +1 चार्ज, तो यह एक तरह का रेडिकल है, जिसे हम लोग हाइड्रोजन आयन कहते हैं। जिसे हम लोग कह दिया O-2 ऑक्साइड आयन, तो ये भी एक तरह का रेडिकल है। और भी मैं कह सकता हूँ बच्चों O-1, दिस इज पेरोक्साइड आयन। उसी तरह से मैं कह सकता हूँ बच्चों H3O+ हाइड्रोनियम आयन। तो इनमें क्या खासियत हो गई, ये तो अनकम्बाइंड हो गए, ये तो कंबाइंड हो गए, और ये क्या है, तो ये सारे जो हैं ये चार्ज्ड हैं। क्या है बच्चों, ये चार्ज्ड। चार्ज्ड मीन्स इनके ऊपर चार्ज है, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है सर चार्ज कैसे डेवलप होता है, तो थोड़ा मैं बात कर लूँ चार्ज के ऊपर, थोड़ी चार्ज के ऊपर बात कर लेता हूँ मैं। प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है, और माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस चार्ज, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज क्या होते हैं। अगर किसी एलिमेंट X से, अगर किसी एलिमेंट X से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, निकाल दिया जाए, माइनस मतलब मैं इसे निकाल रहा हूँ, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो इसके ऊपर +n चार्ज आ जाते हैं। मतलब अगर X से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो इसके ऊपर +1 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो +2 चार्ज, 3 निकालोगे तो +3 चार्ज। इसी तरह से अगर n निकाल दिया गया तो +3 चार्ज आ जाता है। निकालने पे प्लस आ रहा है, थोड़ा सा लग रहा होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और उसी तरह से अगर किसी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, गेन मतलब हम लोग यहाँ पे प्लस लिख रहे हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया गया, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं x - n से, ठीक है बच्चों। इसका मतलब अगर x ने एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया तो -1,
एक्स ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, प्राप्त किया, गेन करना मतलब प्राप्त करना, तो उसको एक्स माइनस टू, उसी तरह से एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया उसने तो माइनस एन, माइनस गेन में माइनस जा रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होते हैं, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा इसका मतलब वह अपने साथ एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, मतलब एक एक माइनस लेकर आएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा इसका मतलब उतना माइनस लेकर चला जाएगा, इसलिए माइनस के जाने के कारण पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और माइनस के आने के कारण माइनस चार्ज आ जाता है। सो इजी, ठीक है गाइज। तो इसे हम लोग कह देते हैं केटायन और इसे हम लोग कह देते हैं एनायन, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से क्या बन जाता है, केटायन, और इलेक्ट्रॉन के गेन करने से क्या बन जाता है बच्चों, एनायन। अब फिर से अपनी बातों पे लौटता हूँ मैं। तो मैं कह रहा था सब्सटेंस 3 तरह के, वो एग्जाम्पल्स, एलिमेंट हो गए अनकम्बाइंड, कंपाउंड हो गए कंबाइंड, रेडिकल हो गए चार्ज्ड। अब बात आती है पार्टिकल की। पार्टिकल, पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल मतलब जिससे ये बने हैं, तो एलिमेंट जिससे बने हैं वो है एटम, कंपाउंड जिससे बने हैं उसे मैं कह देता हूँ मॉलिक्यूल, और रेडिकल जिससे बने हैं उसे मैं कह देता हूँ आयन। जैसे हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन के एटम से बना है, ऑक्सीजन के एलिमेंट ऑक्सीजन के एटम से, H2 के कंपाउंड H2 के मॉलिक्यूल से, O2 कंपाउंड O2 के मॉलिक्यूल से, ओजोन के कंपाउंड O3 के मॉलिक्यूल से, H प्लस रेडिकल H प्लस आयन से बने हैं, O माइनस टू रेडिकल O माइनस टू आयन से मिलकर बने हैं, ठीक है। इसको इस तरह समझ सकते हो जैसे तुम्हारी होती है क्लास, ये हो गए क्लास, क्लासरूम हो गया, और ये हो गए तुम्हारे क्लास के बच्चे मतलब स्टूडेंट्स। तो अगर तुम कह सकते हो समझने के लिए तो ये एक तरह का क्लास है, तो ये क्लास के बच्चे हैं, क्लासरूम और स्टूडेंट्स, क्लासरूम स्टूडेंट्स, क्लासरूम और स्टूडेंट्स, ठीक है बॉयज और गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सिर्फ बोला जा रहा है इसका मतलब मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, और मैं हाइड्रोजन गैस बोल देता हूँ इसका मतलब कतई नहीं कि मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं H2 की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कह देता हूँ ऑक्सीजन गैस तो इसका मतलब कतई नहीं कि मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, मैं O2 की बात कर रहा हूँ। उसी तरह से मैं कह दूँ अगर नाइट्रोजन गैस तो इसका मतलब मैं कतई नहीं कि नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ N2 गैस की, ठीक है बच्चों। और सिर्फ नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ मतलब नाइट्रोजन ये हो गया, ये नाइट्रोजन गैस हो जाते हैं। तो गैस अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब मैं कंपाउंड वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो पार्टिकल्स में आ गया, एलिमेंट बने होते हैं एटम से, कंपाउंड बने होते हैं मॉलिक्यूल से, रेडिकल बने होते हैं आयन से। आयन दो तरह के हो गए बच्चों, एक को हम लोग कह सकते हैं केटायन और एक को हम लोग कह देते हैं एनायन, जैसा कि हम लोगों ने देखा केटायन और एनायन। अब आते हैं, एक टर्म होता है इसमें फॉर्मूला वेट, तो फॉर्मूला वेट को देख लिया जाए। फॉर्मूला वेट, कहीं कहीं पे से तुम लोग फॉर्मूला मास भी कह सकते हो। केमिस्ट्री में वेट और मास में कोई फ़र्क नहीं, फिजिक्स में तो होता है, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में वेट बोलो या फिर मास बोलो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे थोड़ा सा मैं बात करता हूँ फॉर्मूला वेट पे, ठीक है। तो फॉर्मूला वेट पे देखा जाए, फॉर्मूला वेट नाम से ही लग रहा है फॉर्मूला का वेट। जैसे मैंने कहा कि ये एलिमेंट के फॉर्मूलाज हैं, ये कंपाउंड के फॉर्मूलाज हैं, ये रेडिकल के फॉर्मूलाज हैं, तो इन फॉर्मूला का जो वेट होगा उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, फॉर्मूला वेट। तो एलिमेंट के लिए हम लोग जिस फॉर्मूला वेट का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम लोग क्या कह देते हैं, एटॉमिक वेट, याद रखेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। और कंपाउंड के लिए फॉर्मूला वेट का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग कह देते हैं मॉलिकुलर वेट। रेडिकल के लिए हम लोग जिस फॉर्मूला वेट का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग कह देते हैं आयनिक वेट। यू कैन से एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास और आयनिक मास भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला वेट की बात करते हैं। तो फॉर्मूला वेट में जो एटॉमिक वेट है वो तो आपको याद रखना होता है, वो हम लोग निकाल नहीं सकते अपने स्तर पे, वो काफ़ी एक्सपेरिमेंटल चीज़ें होती हैं। तो एटॉमिक वेट आपको याद करना पड़ता है, जो आपको किसी बेसिक केमिस्ट्री के बुक में आपको मिल जाएगा। जैसे मैं अभी सिंपली मैं कहूँ तो हाइड्रोजन की बात बोलूँ, तो हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, अगर तुम लोग जानते हो
एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं तो एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है। उसी तरह से ऑक्सीजन की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 8 हो जाता है। उसी तरह से नाइट्रोजन की बात करूं मैं तो इसका एटॉमिक नंबर 7 हो जाता है बच्चों। उसी तरह से मैं बात करूं अगर एटॉमिक मास की मैं बात करूं तो इसे हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको एटॉमिक वेट भी कह सकते हो, जो हम लोगों ने यहाँ लिखा था अभी। एटॉमिक वेट एटॉमिक मास एक ही चीज़ है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। और ये आपको याद रखना होगा बच्चों कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होते हैं। तो ये जो भी है वो हम लोग एटॉमिक मास को देख रहे हैं। इसके अलावा भी एटॉमिक मासेस होते हैं जो इसके आइसोटॉप्स के होते हैं, लेकिन हम लोगों को उनसे भी लेना देना नहीं। जब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक वेट और एटॉमिक वेट के बारे में तो हम लोग वहाँ पे देख लेंगे। आइसोटॉप्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम लोग देख लेंगे इन सब चीज़ों को। अभी तत्काल के लिए हम लोग बस याद रखें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कितने होते हैं, और ज़्यादा एलिमेंट के एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास के लिए आप किसी बेसिक बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपको ढेर सारे यानी ये सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको मिल जाएंगे। कम से कम आपको 1 से लेकर 20 तक तो याद होना ही चाहिए। 1 to 20 एटॉमिक नंबर का मास तो आपको पता होना ही चाहिए। लेकिन आजकल के क्वेश्चन में एटॉमिक मास दे दिया जाता है, इसलिए ज़्यादा वरीड होने की भी बात नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं बात करता हूँ, अगर आपको ये चीज़ें याद हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और नाइट्रोजन का 14 होता है, तो आप अब मॉलिक्यूलर वेट और आयनिक वेट आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको उस कंपाउंड का फॉर्मूला पता हो। जैसे मैं कह दिया, ये तो एटॉमिक वेट की बातें थी। अब मैं जब बात कर रहा हूँ जरा मॉलिक्यूलर वेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे मैं बात कर दिया H2 के बारे में, तो H2 के बारे में कह सकता हूँ इसमें 2 हाइड्रोजन हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन का वेट मैंने 1 लिया है, तो ऐसे ऐसे 2 हैं तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन गए 2। तो 2 हैं इस H2 के मॉलिक्यूलर वेट। उसी तरह से मैं कह सकता हूँ O2 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें एक ऑक्सीजन का हो जाता है 16 मल्टीप्लाई 2, दिस इज कॉल्ड 32। ठीक है, उसी तरह से नाइट्रोजन की बात करूं मैं, नाइट्रोजन भी कंपाउंड है N2 गैस, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, नाइट्रोजन का होता है 14 मल्टीप्लाई 2 कर दिया जाए तो ये हो जाता है 28। उसी तरह से मैं क्या ओजोन गैस की बात कर सकता हूँ, तो 16 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू 48। एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 3 ऑक्सीजन का 48 हो जाएगा। उसी तरह से मैं बात कर सकता हूँ वाटर के बारे में बच्चों, तो वाटर के बारे में क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है इसमें, तो 1 मल्टीप्लाई 2, और एक ऑक्सीजन है तो मैं ऑक्सीजन की मास बाहर से जोड़ देता हूँ, दिस इज 16, तो ये मिलके हो जाएंगे 18। तो ये सब जो आप लोग देखा बच्चों, दीज ऑल आर 2, 32, 28, 48, 18, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मॉलिक्यूलर वेट है। क्या है ये सब, मॉलिक्यूलर वेट है। अब मैं बात करता हूँ इसके बारे में, आयनिक वेट के बारे में। आयनिक वेट के बारे में बात करता हूँ, जैसे मैं बात करता हूँ H+, इसका मतलब हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है। तो पहले तुम लोगों को एक बार बता दूं, इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एटम का मास एटम के न्यूक्लियस के मास के बराबर होता है। याद रखेंगे इस बात को, एटम का मास एटम के न्यूक्लियस के मास के बराबर होता है, याद रखेंगे इसको। जैसे मान लो ये अपना एटम है और बीच में ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो यहाँ पे रहते हैं इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल में घूमते रहते हैं, आउट ऑफ द न्यूक्लियस घूमते रहते हैं बच्चों। और ये है अपना न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन होते हैं बच्चों और न्यूट्रॉन होते हैं जो इसमें पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर घूमते रहते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से न्यूक्लियस पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस में तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से न्यूक्लियस के मास में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में ना आता है ना न्यूक्लियस से जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में होता ही नहीं है।
तो न्यूक्लियस के मास में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इस एटम में इलेक्ट्रॉन आ जाए या चाहे इस एटम से इलेक्ट्रॉन चला जाए, क्योंकि आना और जाना वह न्यूक्लियस के बाहर के रीजन से होता है, न्यूक्लियस के रीजन से नहीं होता है। और एटम का मास न्यूक्लियस का मास होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से एटॉमिक वेट पे कोई फर्क, या फिर कह सकते हैं उस मॉलिक्यूल के या उस आयन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आयन के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमको न्यूक्लियस का मास ही लेना है। तो H क्या हो गया, H का एक मास होता है, अब प्लस से कोई मतलब नहीं। उसी तरह से मैं बात कर दिया O-2 से, तो O का 16 होता है, -2 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर ही रह जाएंगे न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके मास पे। और उसी तरह से बात कर देता हूँ मैं H3O+ हाइड्रोनियम आयन की, तो एक हो गए 1 × 3 + 16, यानी कि इसके हो गए 19। तो H3O+ के मास हो गए 19, तो H+ का मास 1, O-2 का मास 16 और H3O+ का मास 19 लिया गया। इसका मतलब क्या है कि आयनिक वेट में हम लोग प्लस और माइनस को इग्नोर कर जिस तरह से मॉलिक्यूलर वेट निकालते थे बस उसी तरह से निकाल लेना है। ठीक है बच्चों, जिस तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालते थे आयनिक वेट उसी तरह से निकालेंगे, और प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी बेसिक बातें थी जो जाननी बहुत जरूरी थी मोल कॉन्सेप्ट में। अब मैं बात करता हूँ मोल के बारे में। तो मोल क्या है, तो मैं कहूँ, अगर मैं इसकी पहली लाइन जो मैं मोल के बारे में कहना चाहता हूँ, मोल क्या है, तो मोल क्या है, मोल क्या है, तो मोल को हम लोग, मोल एक तरह की क्वांटिटी भी है और यूनिट भी है। क्वांटिटी और यूनिट क्या होता है, जैसे तुम लोग सुनते होगे मास एक क्वांटिटी है, तो किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल ये सब उसके यूनिट हैं। जैसे तुम लोग सुनते होगे टाइम एक क्वांटिटी है, तो सेकंड, आवर, डेज ये उसके यूनिट हैं। जैसे तुम लोग सुनते होगे स्पीड एक क्वांटिटी है, तो मीटर पर सेकंड उसके यूनिट हैं, किलोमीटर पर आवर उसका यूनिट है, माइल पर आवर उसका यूनिट है। तो मोल क्या है, तो मोल भी उसी तरह से, मोल को हम लोग क्वांटिटी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं बच्चों, और यूनिट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं इसको मैं यूनिट के जैसा इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोल हम लोग पढ़ने वाले हैं एज यूनिट, एज यूनिट ये हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो मोल को हम लोग यहाँ किस रूप में पढ़ने वाले हैं, एज यूनिट। तो मोल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बात बता दूं कि मोल को हम लोग 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मोल को हम लोग 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला है मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, नंबर के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा होता है हम लोग डिफाइन कर सकते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मास के रूप में डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। और तीसरा होता है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये अपने आप में एक लौता ऐसा यूनिट है बच्चों जो तीन अलग अलग तरह का क्वांटिटी है। ये नंबर एक तरह का क्वांटिटी है जिसका यूनिट तुम दर्जन बोलते हो, 100 बोलते हो। मास एक तरह का क्वांटिटी है जिसको तुम लोग क्या कहता है, क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हो। वॉल्यूम एक तरह का क्वांटिटी है जिसको तुम लोग लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन मोल एक ऐसा यूनिट है जो नंबर को भी एक्सप्रेस कर सकता है, मास को भी एक्सप्रेस कर सकता है और वॉल्यूम को भी एक्सप्रेस कर सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मोल एक ऐसा यूनिट है, मोल एक ऐसा यूनिट है जो नंबर, मास और वॉल्यूम इन तीनों को व्यक्त कर सकता है, इन तीनों के लिए यूज हो सकता है। ऐसा कोई नहीं होता है, ऐसा नहीं कि तुम 1 डजन बराबर तुम कुछ बोल सकते हो कि x kg होता है, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते तुम।
लेकिन हम लोग 1 मोल के बारे में कह देंगे। तुम ऐसा नहीं कह सकते कि 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ml ही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब हम इसके और इसके बीच के कनेक्शन को नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे एक स्पेशल यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज मोल। एंड दिस मोल यानी कि दिस यूनिट, यह यूनिट इतना खास है कि इसके मदद से हम लोग अपने सब्सटेंस क्या था बच्चों अपना, एलिमेंट कंपाउंड रेडिकल, एलिमेंट कंपाउंड रेडिकल के नंबर, मास और वॉल्यूम की गणना कर लेंगे। तो मोल एक खास यूनिट है जिससे हम लोग एलिमेंट कंपाउंड रेडिकल्स के अंदर पाए जाने वाले एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब के नंबर की बात कर लेंगे। उसके अंदर पाए जाने वाले एटम्स के मास की गणना कर लेंगे, उस कंपाउंड के वॉल्यूम की गणना कर लेंगे। मतलब एक तीर से 3 निशाने हम लोग लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये तीनों निशाने कैसे लगेंगे हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।